अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है ईसीपी डिले। इससे पहले मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि जी मैं आप लोगों को जितने भी नवंबर में एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पब्लिश हुए हैं तकरीबन 200 के करीब, उसको एक फ़ाइल में कंबाइन करके मैं आपको दे दूंगा। तो वो मैंने हमारा यो ग्रुप है facebook.com/groups/keyopinion, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। तो वो आप एक फ़ाइल में चेक कर सकते हैं तमाम एडिटोरियल्स नवंबर के, और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट और न्यूज़ वीक वगैरह भी आप ग्रुप की फाइल्स में से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब वापस चलते हैं हम आज के एडिटोरियल की तरफ। आज मैंने एक नया सिलसिला भी शुरू किया था कि आपसे एक ईडीएम शेयर किया था और वो ईडीएम भी इसी एडिटोरियल से लिया गया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये ईडीएम वाली वीडियो मैंने बनाई थी, बाकी इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आपको पता है कि पिछले हफ्ते ये आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट के हवाले से जो थी, टेनर एक्सटेंशन के हवाले से काफ़ी बहस जारी रही, और जिसमें कोर्ट ने कहा कि जी 6 महीने की एक्सटेंशन दी आर्मी चीफ को और कहा कि जी इस तरह का आप पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करवाएं, यो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें, क्योंकि ये तो हर दफ़ा ही मसला होना है आर्मी चीफ के, जब भी एक्सटेंशन वगैरह का होना है तो एक दफ़ा उन्होंने कहा इसको आप डिसाइड कर लें, तो 6 महीने का टाइम दिया, और ताकि एक ऐसा कानून बनाया जा सके जिसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो, अबहम ना हो जिसमें किसी किस्म का। तो इसको हम शुरू करते हैं कि क्या है, कह रहे हैं देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। नेवर अ डल मोमेंट क्या होता है? Never a time when something exciting is not going on, or always something exciting happening. There is never a dull moment in our house. मैंने कहा जब भी बिल्कुल भी आप कह लें कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई मतलब वाक़या हो गया, कुछ हो गया, तो ये नहीं कोई ठहरा हो गया आप कि अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि भाई अब क्या हो जाए क्या ना हो। तो उन्होंने कहा कि नेवर अ डल मोमेंट, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एक मसला ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है और दूसरा हमें पता नहीं होता कि अब क्या होगा। अब कह रहे हैं ऑल्दो दिस सागा क्या होता है? सागा हमारे पास होता है लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इस सीरीज ऑफ इवेंट्स किस तरफ इशारा कर रहा है? ये पिछले हफ्ते हमारे पास ये कोर्ट केस चलता रहा आर्मी चीफ की टेन्योर एक्सटेंशन के हवाले से। उन्होंने कहा ऑल ऑफ द सागा अराउंड द रीअपॉइंटमेंट टेन्योर एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी चीफ इज़ ओवर फॉर नाउ। उन्होंने कहा ये हमारे पास ये चेन ऑफ इवेंट्स थे किसके हवाले से, ये हमारी रीअपॉइंटमेंट थी, टेन्योर एक्सटेंशन थी आर्मी चीफ की, उस हवाले से इज़ ओवर फॉर नाउ। उनका फ़िलहाल तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि जी ठीक है 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें और तब तक एक कोई सही आप कानून बना के लेके आए पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद, जो कि जिसमें ज़्यादा क्या हो, लूप होल ना हो और सही तरह का कानून हो, ताकि एक सिमत तय हो जाए कि किस तरह हमने लेकर चलना है जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो। उनका फ़िलहाल तो ये ख़त्म हो गया मसला आर्मी चीफ वाला, लेकिन अब क्या है, अब जिस तरह वो कहा था कि नेवर अ डल मोमेंट, उनका एक मसला वो ख़त्म हुआ, तब दूसरा आ गया। दूसरा क्या है? अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस लूम्स ये होता है हमारे पास ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग सीम अबाउट टू हैपन। और हम कहेंगे कि बिल्कुल इवेंट कोई वाक़या को होने वाला है तो उसको हम कहते हैं क्राइसिस लूम्स। तो उन्होंने कहा अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस लूम्स। उन्होंने कहा एक और मसला जो है बिल्कुल सर उठाने को तैयार है, और वो क्या है? The Chief Election Commissioner will be completing his term later next week, and his retirement will render the currently incomplete Election Commission of Pakistan, which is already short of 2 members who retired in January, dysfunctional. उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपनी टेन्योर पूरा कर रहे हैं, कब? अगले हफ्ते, और उनकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या है वो नामुकम्मल कर देगा। और उसमें क्या है, वो उनका पहले ही उसमें 2 मेंबर्स कम है, विच इज़ ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ 2 मेंबर्स हु रिटायर इन जनवरी। उनका 2 मेंबर्स जो हैं वो जनवरी में रिटायर हो गए थे। तो जनवरी डिसफंक्शनल क्या होता है? नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली और प्रॉपरली। उनका 2 यूथ मेंबर्स थे वो पहले ही जनवरी में छोड़ के चले गए थे, और अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत भी अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, तो बिल्कुल हमारा जो ईसीपी है वो क्या है, डिसफंक्शनल हो जाएगा, यानी बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। Given the deadlock between the government and the opposition over their replacement, उन्होंने कहा अब कि इसकी जगह कौन सा आएगा, तो अब इसके दरमियान क्या है, डेडलॉक बरकरार है कि उन दोनों के दरमियान जो है वो मामला तय नहीं हो पाए हैं। किसके दरमियान? गवर्नमेंट के दरमियान और ऑपोजिशन के दरमियान, कि भाई इसकी जगह कौन लेगा। फ्यू एक्सपेक्ट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सक्सेसर टू द करंट CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बिगिन एनी टाइम सून। और उन्होंने कहा कि जो इन दोनों के वो हैं आप कह लें ताल्लुकात हैं, तो उसको देखते हुए बहुत कम लोग ऐसे कह रहे हैं कि
कि जल्दी ये कोई हल निकाल लेंगे, यो सक्सेसर यो इसके बाद जो आएगा बंदा अभी मौजूदा सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद, तो उन्होंने कहा बहुत कम लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो कोई इस तरह का हल निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नहायत कशीदा है, सिर्फ थोड़ा बहुत मसला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनका दरमियान इश्यूज़ चल रहे हैं। वन ECP पोजीशंस फॉल वेकेंट, उन्होंने कहा जब भी कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई जगह खाली होती है तो क्या होता है, हमारे आइन के रूह से द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड करता है, ये रिक्वायर करता है क्या कि दे बी फिल्ड विद इन 45 डेज़, कि ये 45 दिन के अंदर ये भी हमारे पास पोजीशन वैकेंट हुई है उसको उसके पे दूसरा बंदा लाया जाए 45 दिनों में। दिस कंडीशन हैज़ नॉट बीन मेट इन द केस ऑफ द वैकेंसीज क्रिएटेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिंध एंड बलूचिस्तान बिकॉज ऑफ अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन पार्टीज़। उन्होंने कहा ये कंडीशन जो है वो उसको पूरा नहीं किया जा चुका है, कब, जब वैकेंसीज जब क्रिएट की गई थी, जब ये मेंबर रिटायर हुए थे, कब, सिंध और बलूचिस्तान के, तो उसके बाद से ये कंडीशन है कि जी 45 दिन के अंदर जो है वो किया जाएगा, क्या किया जाएगा कि जब भी ये पोजीशन खाली हो तो 45 दिन के अंदर दोनों की सलाह मशवरे के बाद जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा दूसरे लोग। तो उन्होंने कहा ये कंडीशन वहाँ पे नहीं पूरी की गई थी जब ये मेंबर रिटायर हुए थे, कहाँ के, सिंध और बलूचिस्तान के, क्योंकि जो ताल्लुकात थे गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ के वो बहुत कशीदा थे, तो वहाँ पे एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। इट इज़ फियर दैट अनलेस देयर इज़ अ सिंसियर एफर्ट टू कम टू एन एग्रीमेंट, और ये इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर जब तक कोई एक कोशिश नहीं की जाएगी भरपूर तरीके से कि एक एग्रीमेंट पे आ जाए, कोई एक आप कह लें कि एक बात पे किसी पे मुतफिक हो जाए, द रिप्लेसमेंट ऑफ द CEC विल बी डिलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो रिप्लेसमेंट है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो वो विल बी डिलेड, यानी कि वो उसको देर हो जाएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अब फ़ौरन हम वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने 45 दिन में करना होता है, क्यों, लेकिन दोनों के ताल्लुकात ही इस तरह के ना उनकी मीटिंग होगी ना वो कर सकेंगे। तो फिर ये भी क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक चीज़ लिखी हुई है 45 दिन में हो नहीं होगा, तो फिर उन्होंने जिस तरह वो हुआ था कि कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा था, तो हो सकता है कि जब तक ये 45 दिन में ना कर सकें तो फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। The failure of the government and opposition to appoint ECP members even after several months speaks volumes for the confrontationist nature of our politics and existing acrimony between the two sides. उन्होंने कहा ये फेलियर है, ये नाकामी है गवर्नमेंट ऑपोजिशन की टू अपॉइंट ECP मेंबर्स, और उन्होंने कहा है कि यो नहीं अपॉइंट कर सकें ECP मेंबर्स, तो ये मुँह बोलता सबूत है। इतने महीने गुजरने के बावजूद भी जो है वो नहीं कर सके हैं नॉमिनेशन ECP मेंबर्स की, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि इन दोनों की क्या कन्फ्रंटेशनिस्ट नेचर है, कि मतलब सही तरह ये चल नहीं पा रहे, जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है लोग, और एंड एग्जिस्टिंग एक्ट्रीमनी बिटवीन द टू साइड्स के, इन दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी आपको पता है एक मसले जो चल रहे हैं दोनों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान और सिटिंग गवर्नमेंट के दरमियान। द गवर्नमेंट इज़ लार्जली टू ब्लेम फॉर दिस इम्पास, होने का इस सारी सूरत हाल को क्या है हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रोसेस करे रिप्लेसिंग द CEC और एन ECP मेंबर बाय कंसल्टिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली। और हमारे आइन में क्या है कि जब भी कोई इस तरह का मसला हो तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, किस तरह करेगा, कंसल्ट करेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ नेशनल असेंबली में। लेकिन ये जिस तरह ऊपर भी आपको बताया कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतनी कशीदा हैं, तो ये ऐसा मतलब नहीं हो पा रहा जिस आइन में लिखा हुआ है। अब ज़ाहिर है अब इस तरह के अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर दोबारा कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। 2013 सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन द लॉ रिक्वायर्स दिस कंसल्टेशंस टू बी मीनिंगफुल। उन्होंने कहा 2013 की हमारी इंटरप्रिटेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, और वो क्या कहते थे कि कंसल्टेशंस जो हैं वो मीनिंगफुल हों, यानी कि बामायनी हों, और उसमें वाकई उसमें बताया जाए कि भाई किस तरह हमने नॉमिनेट करना है, जो जा रहे हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है उसकी अगर नॉमिनेट कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा। और उसमें क्या कह रहे हैं कि इम्प्लाइंग दैट द टू साइड्स शुड ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट ओवर द न्यू अपॉइंटमेंट्स, और उसके दरमियान क्या ये डिसाइड किया गया था 2013 की सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन में
कि ये एक एग्रीमेंट पे आए, implying that the two sides should try to reach an agreement over the new appointments, कि ये दोनों साइड्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑपोजिशन वो एक कोशिश करें कि एक एग्रीमेंट पे आएँ ताकि नए लोगों की अपॉइंटमेंट हो सके. इन केस ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस दे मस्ट सेंड 3 नेम्स ईच टू अ 12 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर डिसीजन. और उन्होंने कहा अगर ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो अगर वो कंसेंसस इन केस ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस यानी इत्तेफाक ना कर पाए ज़्यादा लोग, तो फिर क्या होगा, तो वो 3 नाम भेजेंगे, 3 नेम्स ईच, किसको, 12 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर डिसीजन, और उसका वो डिसीजन ले ताकि. बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ अ टाई इन द पार्लियामेंट्री कमेटी. लेकिन उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में खामोश है कि तब हम किस तरह जाएंगे अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में टाई हो जाए विच कंप्राइजेज एन इक्वल नंबर ऑफ लॉ मेकर्स. और उस पर मसला ये है कि इक्वल नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं, तो क्योंकि अगर 5 लोग हों फिर तो ज़ाहिर है आपको पता है कि टाइम नहीं हो सकता. लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, ये इक्वल नंबर, एक बराबर लॉ मेकर्स हैं फ्रॉम द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस. तो अब ज़ाहिर है अगर मिसाल के दे रहा हूँ कि 6 लोग हैं तो 3 एक तरफ हो जाएं, 3 एक तरफ हो जाएं, तो वहाँ पे क्या है हमारे पास टाई अगर हो जाए तो फिर कोई फैसला करने का नहीं है. और नंबर में हो फिर तो बहुत आसान हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये पार्लियामेंट्री कमेटी है वो क्या है विच कंप्राइजेज इक्वल नंबर ऑफ लॉ मेकर्स. तो वहाँ पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इसको किस तरह करेंगे अगर कि ये टाई हो जाए पार्लियामेंट्री कमेटी में. द स्कीम ऑफ मीनिंगफुल कंसल्टेशंस. अच्छा, अब इसमें आज मैंने आपसे ईडीएम शेयर किया था, उसमें यही पैराग्राफ मैंने आपसे शेयर किया था, तो इसको दोबारा देख लेते हैं. द स्कीम ऑफ मीनिंगफुल कंसल्टेशंस कैन समटाइम्स बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग स्पेशली व्हेन द टू साइड्स डिसाइड टू स्टिक टू देयर पोजीशंस. अब ये सारी चीज़ें आपको जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि ये जितनी भी इन्होंने कहा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशंस होंगी, ये बाज़ दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि दोनों साइड्स जो होती हैं बात कर सुनने के एक दूसरे को तैयार नहीं होती. लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है वही ईडीएम के बट दिस इज प्रिसाइसली द काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर द आर्ट ऑफ द पॉसिबल कैन लेसन म्यूचुअल हॉस्टिलिटी एंड हेल्प रिजॉल्व पॉलिटिकल डिफरेंसेस फॉर द कंट्री इज गुड. लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल. आर्ट ऑफ द पॉसिबल जिस तरह मैं आपसे डिस्कस किया था कि ये पॉलिटिक्स में यूज़ होता है कि वहाँ पे ना एक मतलब जो सियासतदान होते हैं उनके आपस में एक दूसरे नहीं बनती, लेकिन उनको फिर भी हालात को देखते हुए जो हालात के संगीनी को देखते हुए दूसरे की बात को बिलाखिर मानना पड़ता है. तो उसमें वे कह रहे हैं कि हो सकता है यही वो बात है, ये कैन लेसन म्यूचुअल हॉस्टिलिटी एंड हेल्प रिजॉल्व पॉलिटिकल डिफरेंसेस फॉर द कंट्री इज़ गुड. उनका हो सकता है ये क्या है, ये जो मदद करे कि हम हल निकाल सके, क्या जो हमारे पास सियासी इख्तलाफात हैं उसको कोई हल निकाल सके. इम्पोजिंग इट्स चॉइस ऑन द अपोजिशन सेल्डम वर्क्स. उन्होंने कहा कि अगर हम उनको इम्पोज कर देंगे ये बंदा जा रहा है इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब इसकी जगह ये अपॉइंट होगा, तो ये क्या है अगर हम उसको थोप दें अपोजिशन पे कि भाई इस बंदे को हम नॉमिनेट करें, तो इस सेल्डम वर्क्स के उन्होंने कहा ये नहीं वर्क करता. सेल्डम कि बहुत रेयर हो उसको हम बोलते हैं सेल्डम. तो उन्होंने कहा imposing its choice on the opposition seldom works. Such a move always backfires. उन्होंने कहा ये क्या है, मूव इस तरह की बैकफायर कर देती है यानी वो कामयाब नहीं होती. As it did, ऐसा कब हुआ था, when the PTI tried to unilaterally induct its own ECP nominees in August. और जब अगस्त में PTI ने ट्राई किया अपने तौर एक यूनिलैटरली होता है अपने तौर पे, बायलैटरली होता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों ने, यूनिलैटरली होता है कि आपने खुद ही कर लो, कोई कंसल्ट वगैरह ना करो, अपने तौर पे इन्होंने कर लिया, इंडक्ट कर लिया क्या ECP नॉमिनीज़ कर लिया अगस्त में. और आइन में तो ऐसा है कि जी आपने अपोजिशन से मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है, लेकिन क्या है इन्होंने ऐसा नहीं किया. In fact, the delay in the completion of the ECP has given the opposition the upper hand. उनका जो डिले हुआ है, जो ताख़ीर हुई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी कंप्लीशन में, और इसमें क्या हुआ, अपोजिशन को अपर हैंड दे दी है इन द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट्स. इट विल नाउ बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू फोर्स the hand of the government when the latter tables the bill defining the terms and conditions governing the service of the army chief and his reappointments extension as per Supreme Court instructions. उन्हें क्या, तो अब इससे ये सारे वो मसले बने हैं, तो इस वजह से क्या है ऑपोजिशन को अपर हैंड हासिल हो गया है और वो उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई. और अब जब दोबारा बिल पेश किया जाएगा जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होंगी आर्मी चीफ की और इसकी रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन की,
तो उसमें क्या है, ये अपोजिशन को अपर हैंड हासिल होगा। उन्होंने कहा द सूनर द गवर्नमेंट मैनेज इट्स वेज, उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट जो है वो अपनी दुरुस्त कर ले वेज जो भी जिस सिमत जा रहे हैं, द बेटर इट विल बी फॉर ऑल। उन्होंने कहा ये तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो मेन बस ये एडिटोरियल था, इसमें कहा गया था कि जी जिस तरह पहले आर्मी चीफ वाला मसला हो गया था हमारे पास रिअपॉइंटमेंट का, उसी तरह हमारे पास ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है। तो और उसके बाद जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 45 दिन में अपोजिशन और इसने गवर्नमेंट ने मिल के इसमें नॉमिनेट करना है। तो उन्होंने कहा अगर ये ना कर सके तो एक मरतबा फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, और वो फिर हमारे पास जिस तरह पिछले जो बिल्कुल ख़राब सिचुएशन पैदा हो गई थी तो अब वो दोबारा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो है डायरेक्शन उसको दुरुस्त करे और ये मसला ताकि दोबारा ना हो, और जो आइन में लिखा हुआ है मानून उस पर अमल किया जा सके। ये था आज का एडिटोरियल। आप वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और इसमें आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आप youtube.com/Dawn News Editorials, यहाँ पे आप मेरे तमाम वीडियोस चेक कर सकते हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे यहाँ पे एडिटोरियल की, आप पुरानी वीडियोस भी हैं वो चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।